हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले कुछ समझा था कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। तो सत्ता की साझेदारी को समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले समझना होगा क्या कि इसमें एक टर्म आता है लोकतंत्र। ठीक है, क्या आता है? लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र समझ में आ गया तो हम लोग आधा काम तो यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। हमने यूरोप का साम्राज्यवाद जब हिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इसकी चर्चा हम किए थे कि लोकतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। तो कितने लोगों को पता है कि लोकतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है? बताओ। लोगों का शासन और राजतंत्र राजा का शासन। राजा का शासन, बिल्कुल सही है। बैठ जाओ। तो अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र जो हमारा है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक और दूसरा क्या है? तंत्र। कभी कभी पूछता है 3 नंबर में कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो लोक का मतलब अगर इसको क्लासिफाई किया जाए, क्लियर किया जाए तो लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जनता का राज हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में होता है क्या? तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में से ही किसी एक नेता को नेतृत्व करने के लिए चुनाव प्रक्रिया द्वारा उसका क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? लोकतंत्र। क्या बोला गया? आप चाहें तो वीडियोस को रोक के लिख लीजिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में से ही किसी एक व्यक्ति के का चयन नेतृत्व करने के लिए जब किया जाता है तो इस पूरी कार्य प्रणाली को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, जहाँ पर लोक का अर्थ जनता होता है और तंत्र का अर्थ क्या होता है? शासन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब हम लोग आते हैं लोकतंत्र का, इतना सारा चीज़ तो हमने देख लिया कि क्या होता है। अब आता है सत्ता की साझेदारी को समझने की ये है क्या, क्योंकि हमारा जो आज का चैप्टर है हमने समझ लिया। लोकतंत्र तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब सत्ता की साझेदारी क्या होता है, तो सबसे पहले साझेदारी को समझते हैं, सत्ता को समझते हैं। तो सपोज दैट मान लो कि हमारा एक घर है, एक गांव है। गांव में 2 प्रकार की जाति के लोग रहते हैं। एक होता है बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। ठीक है, तो बहुसंख्यक में अगर बोला जाए तो या कोई ऐसा क्षेत्र है या कोई ऐसा गांव है जहां पर 2 धर्म के लोग रहते हैं, एक हिंदू रहता है और एक मुसलमान रहता है। मुसलमान जो है अल्पसंख्यक के रूप में है, अल्पसंख्यक मतलब कम जनसंख्या के रूप में है, और हिंदू जो है वो क्या है? बहुसंख्यक के रूप में है। अरे बड़ी किस्म के फेरा हो जाता है ना जी कभी कुछ। तो अल्पसंख्यक के रूप में, लेकिन अगर वह किसी भी काम को मिलकर करेगा, क्योंकि अगर गांव का विकास चाहिए तो सबको मिलकर करना चाहिए। अब होगा कि चलो भाई गांव में कोई भी कार्यक्रम के लिए किया गया, कोई फंड आया गांव के विकास के लिए, दोनों धर्म के लोग ने मिलकर काम किया। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रॉफिट के रूप में आया, तो उसमें हिंदू वाला क्या कहेगा कि हमरा दे दीजिए। अब जनसंख्या जो वो एगो है 500 के जनसंख्या के रूप में, एगो है 50 को जनसंख्या के रूप में, तो 500 वाला कहेगा कि सब जो बचा हो सब मेरा, और एगो 50 वाला कहेगा कि तो भाई हमहू तो इसमें मेहनत किए हैं, हमरो तो चाहिए, तो भाई हमको भी कुछ दो। लेकिन वो क्या कहा कि ना, तुमको इसमें कोई हक नहीं है, तुमको क्या करते हैं इसमें 1 रुपया नहीं देंगे या कुछ भी नहीं देंगे। तो क्या उसको सत्ता की साझेदारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। सत्ता की साझेदारी की अगर जैसे कि हमारा देश ही आज़ाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहा जाता है सभे भाई मिलके क्या किए? देश के गुलामी को ख़त्म करने के लिए आपस में मिलकर लड़े। देश आज़ाद भी हो गया। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भी हो गया। लेकिन आज़ादी होने के बाद भी समस्या ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू बोला कि हम क्या कहते हैं, मेहनत किए हैं, हम ही राजा बनेंगे।
यानी हमारे अधिकार होगा। तो मुस्लिम कहा कि हम मेहनत ना किए हैं, हमको भी चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं होने के कारण, बंटवारा ढंग से नहीं होने के कारण क्या होता है, मुस्लिम समाज कहा कि हमको अलग कर दीजिए। तो उसने क्या किया, अलग कर दिया और पाकिस्तान जैसे देश का निर्माण हुआ। अगर वहाँ पर सबको मिला के चला जाता तो क्या अलग होता। गलती किसी की हो, हिंदू पक्ष की हो, मुसलमान पक्ष की हो, किसी की हो, हम किसी को क्या कहते हैं ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर उसको मिला के साझेदारी अगर बराबर से किया जाता, एक घर होता है, इसमें 4 गो भाई है या 3 गो भाई है, ठीक है, और भाई है, अगर तीनों भाई मिल के चले, किसी के मन में बेईमानी ना आए, तो क्या किया जाएगा, उस घर में बंटवारा होगा नहीं। बंटवारा कब होता है, संपत्ति का बंटवारा कब होता है, जब किसी के मन में असंतुष्टि आ जाता है कि लगता है वही ज़्यादा रख रहा है, हम कम रख रहे हैं, लगता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट है, हमारा लॉस है, लगता है हम अलग हो जाएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, साथ में है तो मजबूत नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ को पता नहीं है जब तक साथ हैं तभी मजबूत हैं, अलग हो गए तो शक्तियाँ बिखर गई, और बिखरी हुई शक्तियाँ कभी भी ताकतवर नहीं होती है। तो इस तरह से क्या होता, अलग हो जाए असंतुष्टि के कारण। तो उसी प्रकार से क्या होता है, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है किसी भी सत्ता के निर्माण में किस पार्टी का कितना हक होगा, वह उसके क्या कहते हैं संख्या के आधार पर, कर्म के आधार पर, मेहनत के आधार पर होना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा और कम हो जाएगा तो क्या होगा, बंटवारा होगा ना। तो उसी चीज़ को आज हम लोग इस चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे। है क्या, सबसे पहले समझना है इसमें कि सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया क्या, कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्या बोला गया कि अगर किसी समाज में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिला में, किसी गांव में, किसी पंचायत में अगर एक समूह है और समूह में सब मिलकर अपना अपना योगदान करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए अपना अपना योगदान करता है, तो उस योगदान को क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। अकेले कुछ भी हो पाएगा, जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं और हमारे सोनाली क्लासेस का एक क्या मतलब, चलो एक सत्ता है, तो अगर हम कहेंगे क्या कि हम ही पढ़ाएंगे, बाकी टीचर कोई नहीं पढ़ाएगा, कि हमारा ही वैल्यू, किसी का कोई नहीं वैल्यू, तो क्या ये क्लासेस चल पाएगा। ये क्लासेस चलने के लिए छोटे टीचर्स भी, बड़े टीचर भी, सभी टीचर्स क्या है आपस में उनको मिलजुल के काम करेगा, तब जाके क्लासेस रन कर पाएगा, है ना। सभी अगर क्लासेस में क्या होता है, सभी बच्चों को बराबर अधिकार दिया जाएगा तब क्लासेस रन करेगा, सभी शिक्षक को बराबर अधिकार दिया जाएगा, सभी में मिला के चलना होगा, तब ना जाके एक अच्छा सिस्टम बनेगा हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। तो उसी प्रकार से एक समाज में, एक शासन व्यवस्था में अगर 2 या 2 से अधिक जाति के लोग, धर्म के लोग क्या होते हैं, अगर अपनी साझेदारी करता है, अपना योगदान करता है, तो उस क्या कहते हैं प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट बोलते हैं, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। अगर कोई पूछा जाए कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो सत्ता की साझेदारी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कहता ही है कि सब जनता मिलकर काम करेगा। लोकतंत्र क्या कहता है कि सब जनता मिलकर काम करेगा। तो अगर लोकतंत्र को इसलिए बोला गया है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है, उसका सिद्धांत है। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्सा भागीदारी को के द्वारा संभव हो पाता है। बोला गया है क्या, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, जैसे कि हमारे भारत की सरकार, ये क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसमें बोला गया है क्या, उसमें क्या, ये बीजेपी का सरकार है तो सिर्फ बीजेपी वालों का है, हमारा सरकार नहीं है, हमारा भी योगदान है, हमने भी वोट दिया है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन आपके गार्जियन ने तो दिया है, तो घर के मुखिया ने दिया, नहीं घर का सहमति होगा तब ना। तो इसीलिए लोकतंत्र तभी संभव है, लोकतांत्रिक सरकार तभी संभव है जब उसमें हर नागरिक हिस्सा लेता है। हर नागरिक हिस्सा, इलेक्शन बूथ पर क्या कहते हैं, वोट देने जाए, आधा आदमी वोट जब नहीं करे तो वो इलेक्शन संपन्न होगा, नहीं होगा। तो बोला गया है कि हर सरकार पर हर एक व्यक्ति का हर हक होता है, अधिकार होता है, और ये तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति उस सरकार को आगे बढ़ाने में मदद करे। सरकार ने नियम बना दिया कि सरकारी स्कूल में क्या कहते हैं, सवेरे 9 बजे से आइए या 10 बजे जाइए और 4 बजे तक पढ़ाई होगा, नियम बन गया। अब 10 बजे तक क्या कहते हैं, अब
हमारे क्या कहते नीतीश कुमार जी और क्या कहते नरेंद्र मोदी आके नहीं यहाँ देखने वाले हैं। शिक्षा मंत्री हर एक स्कूल में संभव है, नियम बना दिया गया। अब वहाँ पर अगर पढ़ाई नहीं होता है, बहुत सारे स्कूल में, लगभग सरकारी स्कूलों में यही हो रहा है क्या कि जाइए बैठ जाइए 2-4 घंटे होगा और होने के बाद क्या होगा, जाओ रे खेलो रे, या टीवी चालू करके दे दिया, फिल्म देखते रहो। तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको वहाँ का जो स्कूल में, स्कूल की निगरानी के लिए हर गांव से क्या किया, गांव में बोला एक अध्यक्ष बनाया गया है कि वह स्कूल को निगरानी देखा जाए। अगर सही से उसको खान पान बच्चों को नहीं मिल रहा है, सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो अपने BLO ऑफिसर को क्या कहते हैं, कंप्लेन करे कि भाई यहाँ पर इस तरह का दिक्कत हो, आगे की ओर प्रक्रिया की जाएगी। तो लेकिन क्या कहता है, वो भी घूस ले लिया, तो क्या होगा, कभी सुधरेगा नहीं। तो अगर किसी भी स्कूल में हुआ, चाहे वो 11th हो, 12th हो, या क्या कहते 9th 10th की बात हो, अगर सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक अगर ईमानदारी से टीचर पढ़ा दे तो किसी को ट्यूशन जाने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, हर स्कूल में पढ़ा रहा है, पढ़ाई में मिला जुला के हो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं किसी का कोई सिलेबस नहीं, कभी कहीं से शुरू हो गया, कभी कहीं से शुरू हो गया, कोई नियम ही नहीं है। तो सिलेबस का बच्चे का पता नहीं चलता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या पढ़े ना पढ़े समझ में नहीं आता। एग्ज़ाम का समय तो आ जाता है, लगभग बच्चों का सेंट ऑफ एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन सिलेबस नहीं खत्म है। स्कूल बुला रहा है ज़बरदस्ती लेकिन सिलेबस नहीं खत्म, बच्चा क्या पढ़ पाएगा? नहीं तो हम क्लासेस आपका 2 घंटा में पढ़ा दे रहा है और आपको क्या कहते हैं वहाँ दिन भर 9 से 4 रख रहा है, तैयो क्या कहते नहीं होता पूरा, हो जाता पूरा। क्या वहाँ पर यहाँ पर 3000 के टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, 5000 के टीचर अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, और वहाँ 50,000 लेवल वाला टीचर अच्छा से नहीं पढ़ाएगा। लेकिन वो नौकरी सरकारी इसलिए किया है ना कि आराम से सरकारी नौकरी किए है, अब मस्ती बज के खाएंगे पिएंगे, लेकिन पर चाहे ना हमारा 1 महीना के 1 तारीख तो पैसा आ ही जाएगा। बिहार सरकार है तो 2-4 महीना पढ़ाएगा लेकिन जोड़ ही के तो देगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से क्या कहते हैं हमारे समाज में क्या होता है, तो भागीदार, अगर लोकतंत्र को अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, तो हर व्यक्ति को क्या होगा, निगरानी करना होगा, हर व्यक्ति को उसमें भागीदारी लेनी होगी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ठीक है, अगर क्या होता है आपके गांव में ढलैया का मान लेते हैं फंड आया, तो ढलैया का फंड आया तो गांव के लोगों से कैसे ढलैया होगा, किस गली में ढलैया होगा, कितना का ढलैया है, क्या है, वो राय मशवरा लेना जरूरी होता है। अगर नहीं ले तो उसके लिए क्या होता है, ग्राम पंचायत में सलाह मंडल बना हुआ रहता है और मिल के सलाह करता है। लेकिन सलाह मंडल सिर्फ नाम का बना हुआ है, उसको 100-50 दे के उसको शांत कर दिया गया। क्योंकि अगर मान लेते हैं मोटाई अगर 10 फीट ऊँचा, हर गांव में हर गली में ढलैया कम से कम 1 फीट मोटा होना चाहिए, लेकिन कहीं भी 1 फीट ऊंचा होता है, नहीं होता है। पैसा दे के मैनेज हो रहा है, कुछ अफसर को दे दिया, कुछ अधिकारी को दे दिया, क्या करते दे के काम हो रहा है, गांव वालों को भी दे दिया और काम चल रहा है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है हर नागरिक को क्या कहते हैं, उसको जानने का हक है कि कितना का फंड आया, कितना खर्च हुआ और कितना का कैसे कैसे इन्वेस्ट, हर व्यक्ति को हिसाब लेने का हक है। हमारे गांव में ढलैया हुआ, हमारे गली में ढलैया है, तो हमारे गली में कितना इन्वेस्ट किया उसका हिसाब दीजिए, ब्यौरा दीजिए, जानने का हक है। लेकिन कमज़ोर वर्ग के लोग हिसाब नहीं लेते हैं और मजबूत वर्ग को लोगों को उसको पैसा ठूंस दिया जाता है और इस तरह से हमारा समाज चले जा रहा है। तो हम चुप हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है, हम खुद है। हम अपनी जिम्मेवारी को खुद समझेंगे ना जी। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि हर व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत होती है, तभी उसको सत्ता की साझेदारी संपन्न माना जाएगा। अब आता है क्वेश्चन में रहता है क्या कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो बोला गया युक्ति परक तर्क, बोला गया हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित है। बोला गया है क्या ये सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो लाभ और हानि के आधार पर बोला गया कि क्यों जरूरी है। तो पहला, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। अगर क्या होता है गांव में झगड़ा हुआ, किसी शहर में झगड़ा हुआ, तो नेता लोग का काम क्या है? झगड़ा लगा देना। नेता का काम है कि दोनों पक्षों की बात को सुनना और जो कम है, जो दिक्कत है उसको समझ के माइनस करवा देना, दोनों के झगड़े को क्या करना, टाल देना। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी झगड़ा नहीं होता है, बातचीत से ही समाधान हो सकता है। कितनों माथा फरोवल कर लो, कोई कहता है ना
कि बिना लड़ले कोई उपाय नहीं है, तो ये भ्रम है। बिना बातचीत कैले कोई उपाय नहीं है, सिंपल है। तो बोला गया है, तो ये बातचीत का क्या होगा, जब लोग उसमें भागीदारी लेंगे। गांव में अगर कोई फंड आता है या कोई नया काम होता है तो देखना गांव में ढोलक बज जाता है कि आज शाम के मंदिर पर आ जाना जी, मीटिंग है, कहा जाता है ना। अब उसमें हमारी आपकी हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर जाएं, अपने विचारों को रखें, अगर वो गलत कह रहा है तो उसका विरोध करें, जिससे कि क्या होगा, गलत होने से रोकेंगे। लेकिन हम पढ़ा हुआ नहीं, हम लोग ध्यान नहीं देते, तो हम अपनी कमी को नहीं, तो सत्ता की साझेदारी लाभ हानि के आधार पर कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्गों के बीच में जो झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, उसको लड़ाई को खत्म करने के, टकराव को खत्म करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। अगला है राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। अब बोला गया है अस्थायित्व, अब सब आपस में लड़ते रहेगा। जैसे कि हमारे देश में अगर सरकार है, क्या किसका सरकार है, केंद्र में किसका सरकार है, एनडीए का। एनडीए में हमारा क्या कहते हैं, मुख्य रूप से अब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसमें क्या कहते जदयू और छोटे छोटे बहुत सारी पार्टी मिली हुई है। उसी तरह से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन है, जहाँ पर कांग्रेस है, आरजेडी है और भी जनसत्ता पार्टी है, बहुत सारे पार्टी मिलकर कर किए हुए हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या होता है, अगर हर राज्य में 50 गो पार्टी हो तो वोट वाला क्या होगा, 50 गो पूरा लिस्ट तैयार होगा, इंसान समझ में नहीं आएगा कि केकरा वोट दे। यहाँ 10 गो रहता है, चिंता करता है केकरा दिए का। अगर बिहार सरकार के होता है इलेक्शन तो तीर पर दिए कि ललटेन पर दिए, बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता, दुए को ना समझ में आता, चाहे जदयू चाहे आरजेडी, ठीक है। अगर क्या कहते हैं केंद्र सरकार का होगा तो समझ में आएगा कि या तो पंजा छाप देंगे या तो कमल छाप देंगे, बीजेपी या कांग्रेस, ठीक है। तो अधिक पार्टी होने से जनता को भी कन्फ्यूजन होता है और समाज में कई प्रकार के, और चुनाव विभाग को भी, चुनाव आयोग को भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्या कहते हैं पार्टी बनेगी, उतना ज़्यादा खर्चा होगा, उतना ज़्यादा उलझन होगा। तो हमारे समाज में साझेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उसमें भागीदारी लेंगे, उसमें भाग लेंगे, तो समाज में अस्थायित्व होगा और आपस में झगड़े नहीं होंगे, तो चुनाव में ज़्यादा समस्या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता है कि क्या कहते हैं कौन सही है गलत है, तो ज़्यादा सुनने की क्या ज़रूरत है ना। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है नैतिक तर्क, लाभ हानि को छोड़ दिया जाए तो नैतिक तर्क के आधार पर क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी। तो बोला गया है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। हमने बोला था उसका मूल मंत्र है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा कौन है, सत्ता की साझेदारी, या सिर्फ सत्ता भी रह सकता है, ठीक है। लोकतंत्र की भागीदारी आवश्यक तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन शासन की किस प्रकार कार्य करे। वही हमने अभी बताया ही है कि हर लोकतंत्र में एक नेता के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या किसी तरह किसी देश की कोई भी पार्टी हो, वो क्या कर रहा है, क्या फंड आया, कैसे काम हो रहा है, हर एक आदमी को जानने का अधिकार है। इसको बोलते हैं मानवाधिकार। हमारा राइट बनता है कि हमने आपको वोट दिया है तो आप हमारे लिए काम करें। लेकिन वो राइट कब बनेगा, जब आप वोट देने के लिए पैसा नहीं लेंगे। आप तो 5,000 लेके वोटे दे देते हैं, तो वो आप 5,000 लेके वोट दीजिएगा तो उससे काम करने का, करवाने का मुँह रहेगा नहीं। तो कभी भी हम अपना ईमान 5,000, 10,000 पर या 500 पर या 50 रुपया पर नहीं बेचेंगे। हमारा मन करेगा उसको वोट देंगे। अगर कोई अच्छा नहीं लगता है तो अब तो नोटा आ गया है, हम नन ऑफ दीज पे जाएंगे, किसी को नहीं चाहिए, हमारा कोई सरकार नहीं चाहिए, हम क्या कहते हैं चिरे हुए हैं सबसे। लेकिन अपना वोट जरूर देंगे। वोट देना हमारा अधिकार है, जो कि 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। 18 साल से नीचे आप हैं तभी आप लोग का हक नहीं है, लेकिन आज न कल तो हक होगा। इस बात को समझना है कि हमें अपना वोट देना जरूरी, अपना मत, अपना विचार रखना जरूरी है, तभी जाके हमारा लोकतंत्र सार्थक होगा, साकार होगा और सफल होगा। अब एक और आता है क्वेश्चन यहाँ पर, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है। तो लगभग मिलता जुलता ही चीज होगा। तो समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलता है। अभी हमने बताया ही था कि सत्ता की साझेदारी होगा, हम सब भाग लेंगे तो आपस में झगड़े कम होंगे। अगर क्या होता है
एक दो परिवार है और दो परिवार के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों घर के मालिक अगर मैनेज कर लेंगे तो छुटकन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। लेकिन एगो घर के मालिक है, एगो घर के कोई मालिके नहीं है, तो ना कहता है जी कि ओकरा ही कोई नहीं समझाया जाएगा, जो घर के कोई मालिके नहीं है, सब मन बरू है, बोलता है ना, उसको कोई समझा सकता है? नहीं समझा। तो अगर समाज में क्या कहते हैं एक शांति व्यवस्था बनाए रखना है, सौहार्द मतलब सभी जगह शांति व्यवस्था बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या होगा, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। एक नेता का होना जरूरी है। और नेता का चुनाव कौन करता है? जनता। जनता मतलब कौन? हम सभी लोग, ठीक है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। बोला गया है कि ये समाज का बड़ा ही कोण बात है भाई। एगो जनसंख्या, एगो गांव में क्या कहते हैं, जनसंख्या ढेर है किसी जाति का, और दूसरे गांव में क्या कहते हैं, उसी जाति का जनसंख्या क्या कहते हैं, कम है उसी गांव में। तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या जिसका है वो मनमानी करता है। कम संख्या वाला के बोल में रे तोरा ज्यादा बोल में तो मार के गिरा दो। एगो घर में क्या कहते हैं 4 बेटा, एगो घर में एगो बेटा, तो एक लौता कहेगा ठीक है धन तोरा है लेकिन हम 4 लाठी हैं, तू 1 लाठी हम 4 लाठी गिराएंगे तो माथा के ज्यादा फटेगा, एगो वाला के ना जी, 4 गोला तो गिरेबे करेगा, ठीक है। तो इस केस में बोला गया है क्या कि बहुसंख्यक जो होता है अल्पसंख्यक को दबाता है। लेकिन सत्ता साझेदारी लोकतंत्र होने के कारण हमारे देश में भी कानून व्यवस्था है, ठीक है। तो आप आज क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक को दबा नहीं सकते। आज हमारे समाज में मुस्लिम विरोधी कानून बना हुआ है, दलित कानून बना हुआ है कि आप किसी दलित जो कमजोर है, गरीब है, आप उसको जो ST SC में आता है और उसको उसके जाति से ही संबोधित कर देंगे, उसको बोलेंगे तो क्या कहते हैं हरिजन कोटे को बना हुआ है कि आप उसको क्या कहते हैं शोषण नहीं कर सकते हैं, आप उसका क्या कहते हैं हनन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे ये संभव हुआ? सत्ता की साझेदारी से ना। अगर ये सत्ता की साझेदारी अगर क्या कहते हैं अल्पसंख्यक वाला लोग ऐसा क्यों आवाज उठा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकवर्ड लोगों ने क्या हुआ, राजनीति में भाग लिया। राजनीति में भाग लिया तो उसका भी नेता विधायक और सांसद बन के आया, तो उसने आवाज उठाया कि भाई हमारे समाज के लोगों को सताया जा रहा है, इसके विरोधी कानून बनना चाहिए। बात सही लगा तो उसके विरोधी कानून बन गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अगर वह व्यक्ति विधायक में, नेता में खड़ा नहीं होता, अफसर नहीं बनता, तो क्या उस समाज का उद्धार हो पाता? और ये लोग सत्ता की यानी कि हर एक विद्यार्थी, कभी कभी होता है ना कि नेता ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी नेता के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन भगत सिंह कहे हैं हर एक विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं राजनीति में भाग लेना चाहिए, राजनीति में रुचि लेना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, राजनीति को समझ के ही पता चल सकता है। ऐसे आपको पता नहीं चलता है। जब तक राजनीति नहीं समझेंगे, आपके पास ढेरों पैसा रहेगा और राजनीति करे वाला आपसे राजनीति करके सब ठग लेगा, है ना। तो पैसा के साथ साथ दिमाग होना चाहिए, और दिमाग के लिए शिक्षा होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। शिक्षा हमें किताब से मिलेगी और जानकारी हमें राजनीति से मिलेगी, जिससे क्या कहते हैं आप वो कैसे, तो न्यूज पढ़ के, पेपर पढ़ के, है ना, एक्स्ट्रा टाइम में उसमें रुचि लेना जरूरी होता है। तो वही बोला गया है कि अगर सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होती, अगर कमजोर वर्ग के लोग उसमें भाग नहीं लेते, तो हमारे समाज का क्या कहते हैं जो दलित वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसका विकास नहीं होता, ठीक है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनती है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। बिल्कुल बोला गया है क्या कि जनता जनार्दन ही बोला जाता है, कहा जाता है पंच परमेश्वर, पंच ही परमेश्वर है। और पंच कौन है? एक जनता है, लोकतंत्र है, लोक है, जनता है, लोग है। तो बोला गया है क्या कि जनता जो बोलेगा वही होगा, कोई नेता बोलेगा वो नहीं होगा। लेकिन अगर सारा जनता अगर चाहे तो रातों रात क्या कहते हैं मोदी जैसे सरकार को भी गिरा दे, और क्या कहते हैं जनता जो चाहे तो क्या कहते हैं रातों रात, अगर होता है ना कि रातों रात किसी को क्या कहते हैं नेता बना दे, तो क्यों? जनता के आवाज में ताकत है। जनता का आवाज ईश्वर का आवाज माना गया है, और वही आवाज उठाएगा तो सच होगा। ऐसे नेता का कोई, जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे नेता का कोई वैल्यू है जी? कुछ वैल्यू नहीं है। तो जनता के आवाज का ही वैल्यू है, जनता का ही
मुख्य रूप से वैल्यू है। उसके बाद आता है सत्ता की साझेदारी के दो कारण है, एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। पहला बोला गया समझदारी भरा कारण इसलिए क्योंकि हमारे समाज में अगर क्या कहते हैं अल्पसंख्यक के ऊपर जाना है, हमने क्या बोला है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को लो क्लास फैमिली के लिए शिक्षा क्या है, अमृत के समान है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो चाहता है कि जीवन में उसको समाज में इज्जत मिले तो कभी संभव नहीं है, उसको शिक्षित होना जरूरी है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं अल्पसंख्यक जो हैं अगर उन्हें सम्मान चाहिए तो उन्हें भी सत्ता में की साझेदारी में भाग लेना होगा। आज हमारे समाज में क्या कहते हैं, एक नेता का नाम सुने होंगे, श्याम रजक। श्याम रजक, रजक का मतलब होता है कास्ट का धोबी, ठीक है। लेकिन आज वो क्या है, नेता है, तो कोई लोग आता है तो कोई बड़ा फॉरवर्ड कास्ट भी उसको सलाम करता है ना। अगर वह नेता नहीं बनता तो क्या कोई उसको पूछे वाला रहा, ठीक है। जीतन राम मांझी नाम सुने होंगे। अगर क्या कहते हैं अगर कोई मुसर का छुअल खाए ना, हमारे समाज में ऐसे लोग जात पात का मानते हैं, लेकिन क्या होता है आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, एक क्या कहते हैं सांसद रह चुके हैं। तो एक कहने का मतलब होता है अगर वो साझेदारी नहीं करते, सत्ता की साझेदारी में भाग नहीं लेते, लोकतंत्र में भाग नहीं लेते, मेहनत नहीं करते, तो क्या उनको आज जो सम्मान मिल रहा है मिल पाता? उन्होंने अपना तो सम्मान बढ़ाया नहीं, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनका भी सम्मान वो बढ़ाए या आज भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। अब आता है कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। बेल्जियम, बेल्जियम क्या है, जिसके एक देश का नाम है। बेल्जियम क्या है? एक देश का नाम है। कहाँ का? यूरोप में। तो बोला गया है क्या, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। मतलब एक हरियाणा क्या एक राज्य है हमारे देश का। तो बताया गया, एक तुलना किया गया है कि बेल्जियम इतना छोटा देश है कि हमारे देश का एक राज्य जो है उसका आधा ही जनसंख्या वहाँ पे है, ठीक है। तो बोला गया परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी ही जटिल है। लेकिन बोला गया है कि छोटा देश है लेकिन क्या हो रहा है, समाज की बनावट जटिल है। जटिल कहने का मतलब कई प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो किस भाषा को ज़्यादा प्रमुखता दिया जाए वो समझ में नहीं आता है। किसको क्या कहते हैं सत्ता की साझेदारी की प्रमुखता दी जाए ये समझ में नहीं आता है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर बोला गया है क्या, इसमें रहने वाले, अब आते हैं देखते हैं आगे। बेल्जियम में रहने वाले 59% लोग जो हैं डच भाषा बोले जाता है और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब हमारा देश है लगभग लोग क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। लेकिन इस देश है तो छोटा सा देश, लेकिन देखो लगभग 59% जो है वो क्या कहते हैं डच बोल रहा है, 40% लोग क्या कहते हैं फ्रेंच बोल रहा है और 1% लोग जर्मन बोल रहा है। तो किस भाषा को प्रमुखता दिया जाए, समझ में आएगा? तो कहेगा ना कि डच, तो ये कहेगा कि क्या कहते हैं कि डच भाषा बोले वाला कहे कि हमारा ही क्या कहते हैं भाषा को सर्वमान्य माना जाए। तो फ्रेंच वाला कहे कि हमारी भाषा खराब है, कहेगा ना जी। तो इस तरह से क्या होता है, तो ये भी भाग ले सकता है, ये भी भाग लेगा और 1% वाला ही भाग लेगा। तो अगर 1% वाला जर्मन बोलने वाला का कोई वैल्यू नहीं समाज में, तो जो जर्मन बोलेगा उसको साझेदारी के लिए भागे नहीं देगा, तो जर्मन वाला कोई वैल्यू नहीं देगा। ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि राजधानी ब्रुसेल्स में, अब क्या कहते हैं हमारा कौन सा देश था जी, बेल्जियम। बेल्जियम में एक राजधानी, उसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। वहाँ पर 80% आबादी फ्रेंच बोलता है और 20% डच बोलता है। अब देखो राजधानी क्या होता है, किसी भी देश का मुख्य क्षेत्र होता है। अब वहाँ पर देखो ऐसे पूरा देश की बात किया जाए तो 59% डच बोलने वाला है, लेकिन अगर क्या कहते हैं उस राजधानी की बात किया जाए तो वहाँ पर 20% डच बोलने वाला है। तो किसका बात माने, दिल्ली का बात माने कि क्या कहते हैं बिहार का बात माने? जो राजधानी है उसी का ना बात सुना जाएगा जी। तो वही चीज़ बोला गया। तो यहाँ पर कई प्रकार के क्या है कन्फ्यूजन है। यहाँ पर के हिसाब से अल्पसंख्यक कौन है, 40% वाला, और क्या कहते हैं जर्मन वाला 1% वाला। लेकिन राजधानी में क्या है, अल्पसंख्यक कौन है, डच भाषी है, 1% वाला को तो छोड़ ही दो। तो कहीं पर अब यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगा, किसका बात चलना चाहिए, 80% वालों का। लेकिन इसके हिसाब से किसका बात चलना चाहिए, डच वाला का। तो क्या होगा, दोनों के बीच में टकराव होगा। ये टकराव ही क्या होता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, गृह युद्ध का कारण बनेगा, आगे चल के समझेंगे।
तो बोला गया है क्या, आगे यहाँ अगला टर्म में हम लोग देखते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अल्पसंख्यक तो है, जनसंख्या कम है, लेकिन पैसा वाला और कम जनसंख्या वाला है, और ज्यादा जनसंख्या वाला पैसा से कमजोर है। तो किसका बात अब चलेगा, जनसंख्या ज्यादा वाला के कि पैसा वाला के? पैसा वाला के। पैसा वाला अपन ताकत लगाएगा, आई सब जनता जनसंख्या के ताकत लगाएगा, तो लड़ाई होबे ना करेगा। तो यही सारा समस्या क्या कहते हैं, कहाँ पे है, कौन से देश में, ब्राजील, बेल्जियम, हाँ। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स, से भी याद रखना है जी। तो इस तरह का जटिल समस्या है वहां पर आज भी चल रहा है। अब आता है बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। अब इस तरह का समस्या था अलग अलग भाषा के बारे में, तो क्या कदम उठाया गया जिससे कि झगड़ा अलग अलग भाषाधारियों के बीच में नहीं हो। पहला कदम, केंद्र सरकार ने डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या है। तो पहला क्या किया कि जितना भले जनसंख्या किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन केंद्र सरकार में जितना फ्रेंच का क्या है मंत्री है, उतना ही डच भाषी का मंत्री है। तो भाई बराबर हो गया, तो बराबर वोट होगा। अब कोई किसी का बात माना जाएगा संसद में कब, जब क्या होगा, दोनों क्या कहते, जिसका ज़्यादा वोट होगा उसी का बात माना जाएगा। लेकिन दोनों बराबर है, तब ज़्यादा अलग बराबर बोलोगे तो बातें नहीं माना जाएगा, पासे नहीं होगा। तो फिर बात केंद्र सरकार में कोई चीज़ पारित होगा तब ना पूरे देश में पारित होगा, तो पारित नहीं होगा। अगला, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। बोला गया है क्या कि अब क्या किया गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्ति देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। फिर आगे पढ़ते हैं, ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इसमें 2 समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर बोला गया सामुदायिक सरकार का इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। फिर आयत सुधा करते हैं, इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं संबंधी भाषा संबंधी शक्तियां। अब बोला गया क्या कि अब इस तरह के चुनाव को, मतलब इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए देश में एक नया उपाय किया गया, इस लोग कर दिया कि एक तो कि बराबर अधिकार दे दिया। दूसरा चीज कर दिया गया कि चलो भाई जिसके क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसका नेता वो खड़ा होगा, वो अपने बारे में सोचे, ठीक है। आपस में केंद्र सरकार में क्यों लड़ते रहेगा। अब आपस में अब जिसका समस्या होगा, जैसे देखो हमारे देश में गांधी जी ने क्या किया, पंचायती राज लाया। नहीं तो क्या होता, मुख्यमंत्री ऐसा में रह जाता। पंचायती राज लाने से क्या हुआ कि देश में एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गांव तक नहीं पहुंच सकता है, तो उस गांव की समस्या को दूर करने के लिए पंचायती राज बनाया गया, पंचायत व्यवस्था। उस गांव का लोग अपने गांव का समस्या वो खुद हल करे। उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर सरपंच, वार्ड, क्या कहते, प्रमुख, उप प्रमुख, इस पंचायत समिति, ये सब सरपंच का, मुखिया का, ये सब का चुनाव किया गया, सिलेक्शन किया गया। तो इसका काम क्या था कि आप अपनी समस्या खुद हल कीजिए, असंतुष्टि का कोई बातें नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया, वहाँ पर लोकतंत्र कायम हो उसके लिए आपको वहीं पर अपना एक क्या कहते हैं समाज और समुदाय बनाइए और आप अपनी समस्या का उत्थान कीजिए और उसके लिए सरकार आपको मदद करेगा। किसी क्षेत्र में किसी जनसंख्या के लोग हैं, किसी भाषा के जनसंख्या के लोग, किसी क्षेत्र में किसी भाषा के जनसंख्या के लोग हैं, तो जिसका जो है अपना क्षेत्र का आवाज़ उठाइए, हमारे तक लाइए। अगर सही होगा तो आपको पूरा किया जाएगा, झगड़ा ही नहीं होगा। जैसे घर का गार्जियन है, 4 गो भाई है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, चारों कुछ न कुछ कमा रहा है और बाबूजी भी कमा रहे हैं, और चारों लोग ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, तो चारों कहेगा कि हम 10,000 देवे, एगो कमा रहा है 50,000, एगो कमा रहा है 40,000, एगो कमा रहा है 10,000, एगो कमा रहा है 20,000। तो 50,000 वाला तो चलो 10,000 दे देगा, 40,000 वाला भी 10,000 दे देगा, लेकिन 20,000 वाला कहे कि बाप रे 10,000 दे देंगे 10,000 हमारा भी बचेगा, और 10,000 वाला कहे कि हम सभ्य दे देंगे तो हमारा भी बचेगा कौची, तो नहीं देगा, वो कम देगा। गार्जियन भी कहेगा कि चल भाई तू कम कमाता है तो 5,000, अब सबका क्षमता तो बराबर नहीं होता है, तू कम कमाता है तू कमे दो, लेकिन झगड़ा नहीं करो। लेकिन 50,000 वाला कहेगा कि गोतिया वाला बात है, ओकरा से 10,000, हमरा से 10,000, ओकरा से 10,000 ना, हो गया झगड़ा। तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेंगे गार्जियन, कहेंगे सब अपन अपन पैसा रख,
सब अपन अपन पैसा जे कमे में रख, घर हम चलाते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम मांगेंगे, अगर तुम दोगे तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो जो चल रहा है वो चलेगा। झगड़ा होगा तो वैसा ही यहाँ पे किया गया, सब अपना अपना काम करो, जो ज़रूरत होगा सरकार के पास अपील कीजिए, आपको उसका पैसा दिया जाएगा। इससे कि समस्या और झगड़ा होगा ही नहीं। इस तरह समस्या का समाधान किया गया। उसी प्रकार से अब हम लोग समझते हैं श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। जिस तरह से क्या कहते हैं, हमने देखा कौन सा देश का नाम भूल गए, बेल्जियम। उसी तरह से क्या बेल्जियम के बारे में देखा, अब श्रीलंका के बारे में देखेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, श्रीलंका जिसको हम लोग पहले कौन सी कहते थे, रामायण के समय में लंका। ठीक है, लंका के राजा कौन, लंकापति रावण, है ना जी। तो बोल रहा है क्या, इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। भारत की अपेक्षा में बोला जाए तो श्रीलंका भी बहुत छोटा देश है। ठीक है, एक राज्य के समान है। तो बोला गया, अब तो और जनसंख्या है, तो यहाँ पर पहले आंकड़ा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या कोई खास ज़्यादा नहीं है, तो हरियाणा की आबादी के बराबर का है। यानी कि समझ लो कि बेल्जियम से दोगुना वादा था, तो ये पूरा है, तो यानी बेल्जियम से दुगना, यानी कितना आबादी, लगभग 2 करोड़ के लगभग। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि क्या कहते हैं, श्रीलंका की आबादी लगभग कितनी है, तो 2 करोड़ के लगभग, ध्यान रखना है। फिर बोला गया है क्या, जिस तरह से बेल्जियम था, बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई प्रकार के जातीय समूह रहते हैं। देश की आबादी में 74% भाग सीलियों का है, और जबकि 18% लोग तामिल रहते हैं। अब सीली भी एक प्रकार की क्या कहते हैं जाति है, और दूसरा क्या है, तामिल बोलने वाला। अब दोनों का भागीदारी होगा। देश को विकास की ओर ले जाना तो 18% को छोड़ देंगे, नहीं ना। अगर देश में या किसी समाज में किसी का विकास जरूरी है, तो जब तक सब मिल के नहीं काम करेगा सब संभव नहीं होगा। कहावत है कि राजा को एगो सुइया घट गया था। ठीक है, तो हर गरीब और अमीर मिल के हाथ बटाएगा तभी विकास होगा, और नहीं तो अमीर लोग गरीब को सताएगा तो गरीब किसी के यहाँ काम करने नहीं जाएगा, तो गरीब के अमीर के यहाँ क्या होगा, त्राहिमाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अब अमीर के लोगों में खाना बनाने के लिए भी वर्कर रखता है। वर्कर कहा कि हम न खाना बनाओ, तो के दिन होटल में खेब, ज़्यादा दिन होटल में खेब तो कौची बोलते हैं, कहाँ जेब, हॉस्पिटल में आओ। होटलों में बनाने वाला कोई गरीबे वर्ग का लोग न रहता, वो होटलों में कहा कि हम होटल में जाएँ खाना बनाएं, तब कहाँ से खाओगे, भूखे मरोगे ना। तो हर गरीब को अमीर की ज़रूरत है और हर अमीर को गरीब की ज़रूरत, दोनों एक दूसरे का पूरक है, तभी जाके समाज का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जाति समूह न के बराबर है, जो कि कुछ ईसाई है कुछ मुसलमान है, तो उसको न के बराबर लेके चला गया है। अब इसमें टकराव क्या है, जैसे कि बेल्जियम में टकराव था, यहाँ भी वही टकराव है। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि बाकी हिस्सों में सीली लोग बहुसंख्य में है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो भी बेल्जियम की भांति अपनी जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सीली ने अपने बहुसंख्यक को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे कि वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं है। जैसे कि कह रहा है क्या कि जिस तरह से बेल्जियम वाला जो था आपस में समानता का भाव लाया और समस्या का समाधान कर लिया, लेकिन वो चाहता तो श्रीलंका भी क्या होता है इस तरह से कर लेता, लेकिन श्रीलंका जो है अमीर लोग जो था वो क्या किया, कहा कि ना हम लोग ज़्यादा जनसंख्या में है, तमिल वाला के भाग चलेगा। आज भी तमिल वाले लोगों को बहुत पीटा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है। तो उस समय की बात कर रहे हैं, आज भी हमारे श्रीलंका में क्या कहते हैं ऐसा ही होता है। तो इसका कारण क्या है कि तमिल और सीली दोनों के बीच में घर में ही क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। अब मान लेते हैं तुम ज़्यादा जनसंख्या में हो तो तुम 10 गो के मारोगे, तो हम तोरो तो 2 गो के मारबे करेंगे। सिंपल सी बात, हम तोरा देने जाएंगे तो तुम हमरा मारोगे, तो तू हमरा देने आओगे तो तोरा ना हम मारेंगे, मारबे करेंगे। तो इस तरह से आज भी वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध का मतलब ये होता है क्या, एक क्षेत्र विशेष में एक देश के भीतर आपस के ही लोगों के बीच में किसी भी विचार को लेकर, किसी भी झगड़ों को लेकर जो टकराव होते रहता है, लड़ाई होते रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। आगे चल के हम लोग समझेंगे भी।
गृह युद्ध क्या होता है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो हमने बताया ही था कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। जहां पर अगर ऐसा भी पूछा जाए किस देश में बहुसंख्यकवाद है, तो श्रीलंका में। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसी का क्या राज, उसी का बात चलेगा, उसी को क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अब आते हैं 1956 में उठाए गए कदम। इसके लिए 1956 में क्या कदम उठाया गया था? तो 1956 में एक कानून पास किया गया सीली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। क्या किया गया? नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी, सीलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, सीली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और जिसमें तमिलों की अवहेलना हुई। अब देखो बहुसंख्यकवाद का क्या परिणाम हुआ। 1956 में क्या किया गया? दो भाषा था, सीली था और तमिल था। तो कहा मजबूत तो कौन था? सीली भाषा वाला था। तो कहा कि चलो 18% की कोई वैल्यू नहीं, सब गरीब है, कम है, चलो कोई बात नहीं होगा, राष्ट्रभाषा कौन सी होगा? सीली ही होगा। कोई भी क्या कहते हैं नौकरी के लिए अगर जो वैकेंसी निकलेगा तो उसमें सबसे पहले सीली नौकरी होगा, बचेगा तब क्या कहते हैं तमिल वाला जाएगा। यानी तमिल को अब उखनी सब बचवे नहीं करेगा, जनसंख्या में सब ज़्यादा है तो नौकरी बचेगा, तो बेचारा एक गरीब के, यानी कि इस नीति से, बहुसंख्यकवाद की नीति से अमीर और अमीर बना और गरीब हुआ। ठीक है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरे विश्व की बात किया जाए तो लोकतंत्र सबसे ज़्यादा कारगर हमारे देश में है। किस देश में है? भारत देश में। तो भारत जैसा कोई दूसरा देश ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सीलियों का राज हुआ। सीली नहीं कहा कि भाई विद्यालय या स्कूल में नौकरी भी क्या कहते हैं हमरे लोग करेगा, और इस तरह से क्या हुआ कि सीली भाषा को प्रमुखता दिया गया, तो तमिल को एक तरह से भगोड़ा बना दिया गया कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से समाज में उसका अवहेलना किया गया, जो कि क्या था, सही था कि गलत था? गलत था। आज भी हमारे भारत में भी अमीर लोग गरीब लोगों पर, फॉरवर्ड जाति बैकवर्ड जाति पर क्या उसको चाँप जा रहा है। लेकिन कुछ कानून हमारे देश में बना है दलितों के पीछे के लिए, गरीबों के लिए, जिससे कि आज गरीब लोग भी ऊपर की ओर उठ रहे हैं। लेकिन उसको उठने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है बउआ। अब हमने तमिल के बारे में, श्रीलंका और बेल्जियम सबके बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं कहाँ पर? अपना भारत देश में। भारत में कैसे सत्ता की साझेदारी की गई है जी? तो बताया गया है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि भारत में क्या है? जनता का राज है, यानी कि लोकतंत्र है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है, नियमों का, कानूनों का संशोधन करती है। हमारे देश में क्या है कि जनता क्या करेगा? विधायक का चुनाव करेगा। जनता क्या करेगा? मुखिया का चुनाव करेगा। ठीक है, तो सभी विधायक मिलके एगो किसका चुनाव करेंगे? मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। सभी सांसद मिलकर किसका चुनाव करेंगे? प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। और गांव में सभी लोग मिलकर किसका चुनाव करेंगे? मुखिया का चुनाव करेंगे, पंचायत समिति का चुनाव करेंगे, प्रमुख का चुनाव करेंगे। होता है ना? और प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो सभी पंचायत समिति मिलकर एक प्रमुख का चुनाव करता है। और सभी प्रमुख मिलकर किसका चुनाव करता है? जिला अध्यक्ष का चुनाव करता है। ये जिला अधिकारी मिलकर। ठीक है, जिला पार्षद मिलकर क्या होता है? जिला अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो हमारे क्षेत्र का जिला अध्यक्ष कौन है? ना पता है? लो, सब पता होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का जिला अध्यक्ष अंजू देवी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और उसको जो कहते हैं जिला पार्षद कौन है? ये कौन थी? स्मृति कुछ करके थी, नाम भुला रहे हैं। कोई खूबसूरत सी महिला थी, नाम भुला रहा। हाँ, खूबसूरती पर भी उसको बहुत वोट मिला था। और क्या कहते हैं, हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है? रामानंद यादव। सांसद कौन है? रविशंकर प्रसाद। ये सब पता होना चाहिए, तब ना हो पाएगा। तुम सब ध्यान नहीं देते हो।
अब आते हैं, किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था जहां व्यवस्था में लोग स्वराज के संस्थाओं के माध्यम से अपने आप प्रशासन करते हैं। बोला गया है क्या कि अब हमारे देश की ऐसी शासन व्यवस्था, आपस में ही क्या कहते, किसी नेता का चुनाव कर लिए और उसको तो स्वराज, हमने ही किसी को चुना है तो हमारा ही न राज है। अगर ज़्यादा बुलाओगे तो अगला 5 साल में तो हवा उड़ा देंगे, जा रहा है मुखिया अबरी काम ना करके अबरी एक वोट दवाई उड़ा देंगे। ठीक है, अबरी कोई बाढ़ में ना अबरी तो अबरी 5 साल तक, अगला 5 साल में तोरा उड़ा देबुआ। जाएगा वोट मांगे तो कहेगा कि अच्छा दे देबुआ, लेकिन वोट उसको नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा अधिकार होता है। फिर बोला एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूह मतों का उचित सम्मान दिया जाता है। हर जननीतियों के निर्माण में हर नागरिक क्या करता है, आवाज़ सुनी जाती है। बोला यही चीज़ बताया गया है क्या कि लोकतंत्र में क्या हुआ, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग क्या होगा, वोट देगा। अपना अपना मत जिसको मन है उसको चुनो, और चुनने के बाद जो चुनाया वही हमारा नेता होगा। हाँ, नेता का भी काम होना चाहिए कि फलना आदमी हमारा वोट ना दिया है, फिर भी अगर वो काम के लिए आए तो उसका काम करना चाहिए। उसका हक था, उसको जिसको मन किया वो दिया। लेकिन बनने के बाद आप मुखिया बन गए, जिला पार्षद बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, तो आपके लिए तो पूरा जनता है, तो सबके लिए काम करना चाहिए। लेकिन वो लोग भी कहता है कि अच्छा बेटा तू हमारा वोट ना दिला है ना, तोरा हम काम ही न कर हुआ, तुम जाओगे रोज दौड़ाएगा। अगर बोल गए कि ये लोग काम करेगा ना, दिया काम मत साइन मत करिए, काहे तोरा वोट न दिल कब है, वो भी क्या होता है, गलत होता है। रे मूर्ख, अगर तुम इस बार नहीं करे हो तो 5 साल ना बने हो, अगला 5 साल कहाँ जाओगे, जीवन भर के लिए बने हो। कोई सरकारी नौकरी है कि एक बार बन गया तो 60 साल के बाद रिटायर होंगे। तो इसीलिए क्या होता है, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब आते हैं सत्ता का क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है वितरण, यानी ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर माध्यम से सत्ता का वितरण किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 रूप से बांटा जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और उसके बाद स्थानीय निकाय। केंद्र सरकार जैसे कि हमारे देश में क्या है, बीजेपी का सरकार है, एनडीए का सरकार है, तो केंद्र सरकार हुआ। और राज्य सरकार, राज्य में किसका सरकार है, तो राज्य में भी एनडीए का सरकार है, लेकिन क्या कहते हैं, किस पार्टी के नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री, जदयू पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं। ये सब हम लोग राजनीति पढ़े तो पता होना चाहिए किस पार्टी के हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के। और हमारे मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश बाबू, पापा कि बाबू, नीतीश कुमार, कुमारे कर दोगे, ब्याह शादी नहीं किया है का वो। और उसके बाद स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत के रूप में आ गया, जैसे कि हमारा मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला अध्यक्ष हो गया, जिला पार्षद हो गया। तो यह स्थानीय निकाय 3 सेक्टरों में बटा हुआ है। क्या है हमारा सत्ता, किसका सत्ता, तो भारतीय सत्ता, जहाँ पर साझेदारी 3 रूप से किया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय। कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं, अब वर्टिकल के रूप में हो गया, तो हॉरिजॉन्टल के रूप में क्या है कि अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब समझते हो, न्यायपालिका जैसे कि न्याय करता है, जैसे कि हम लोग कोर्ट में जाते हैं, न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका मंडल मिलकर क्या होगा, नेता का चुनाव करेगा, कार्यपालिका अपना काम करेगा, और न्यायपालिका जो होता है जो न्याय का काम करता है, जैसे कि जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है ना, तो उस तरह से वो करता है। और किसी, अगर एक सवाल बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो जाए, हाई कोर्ट को या क्या कहते हैं, कोई भी कोर्ट उसको, हाई कोर्ट क्या किया, फांसी दे दिया, तो उसका सजा माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है न्यायपालिका का सबसे हेड होता है, वो चाहे तो किसी को क्या कर, चाहे तो वो सजा माफ कर सकता है। और पूरे भारत, पूरे देश का सबसे, किसी लोकतंत्र में देश का सर्वोत्तम व्यक्ति कौन कहा जाता है, कौन, राष्ट्रपति। और क्या होता है देश का सबसे, कौन है, इधर आइए, अब विधायिका जो होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके अंदर क्या हो गया, कानून का निर्माण। जैसे नया नया कानून बनता है, धारा 302 के तहत अगर फांसी होगा, इतना धारा लगेगा, इतना एक्ट लगेगा,
इसके साथ क्या होगा, या उसका संशोधन भी किया जाएगा। तो किसके द्वारा होगा, तो विधायिका मंडल द्वारा क्या होगा, कानून का निर्माण होगा। कहाँ पे, तो राज्यसभा में। और किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यपालिका क्या होता है, तो यहाँ पर कानून का क्रियान्वय, वहाँ पर कानून का निर्माण किया गया, लेकिन कानून को लागू करेगा कौन, तो कार्यपालिका। की चलो भाई चलिए आपने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल सही है और उसको लागू कर दिया जाए। कौन लागू करेगा, तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह। यानी कि पहले क्या होगा, प्रधानमंत्री के बाद आएगा वो कानून व्यवस्था, वहाँ से चलो संसद में पारित किया गया कि चलो भाई ऐसा होगा, तो प्रधानमंत्री उसको देखेगा, अपने मंत्रियों से राय मशवरा लेगा कि भाई ऐसा ऐसा आया है कानून, क्या ये सही है, तो वो भी अपना विचार करेगा। विचार करने के बाद और नौकरशाह कुछ बड़े लेवल के अफसरों से वो क्या करेगा, राय मशवरा करेगा, अगर बिल्कुल सही है तो उसको क्रियान्वय कर दिया जाएगा। और अगला है क्या, कार्यपालिका के बाद यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करेगा सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला सत्र न्यायालय। बोला गया है कि अब न्यायपालिका क्या होगा, कानून लागू हो गया, अब उस कानून के तहत किसको सजा मिलेगा, किसको सजा नहीं मिलेगा, किसको कितना सजा मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में, अगर कौन किस तरह का गलती करेगा तो उस कानून के अंतर्गत आएगा, उस धारा के अंतर्गत आएगा, उसके बारे में व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब समझ लो कि कौन, कोर्ट, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट कहो या हाई कोर्ट कहो या जिला कोर्ट कहो, ठीक है। तो हम लोग के क्षेत्र का जिला कोर्ट कहाँ है, पटना सिटी, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ है, कहाँ, इन्हें किया मतलब कहाँ, इन्हें से ही से का नजर पड़ जाएगा का, यहाँ जी भुला रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, चिड़ियाखाना किधर है, चिड़ियाखाना कभी गए हो, चिड़ियाखाना से थोड़ा इधर एक जगह का नाम हम भुला रहे हैं, वहीं पर हाई कोर्ट हमारा है। चिड़ियाखाना जब जाओगे ना, तो चिड़ियाखाना से लगभग 1-8 किलोमीटर इधर ही इस साइड में तुम्हारा पूरा बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। अब उधर भारत वितरण में बारी बारी से हम लोग समझेंगे क्या था, जैसे केंद्रीय सरकार में क्या होगा, देश के लिए होगा, कोई बनेगा चुनाव, राज्य सरकार में प्रांतीय रूप में राज्यों के लिए बनेगा, और स्थानीय में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये हमने पहले ही बताया था कि ये सारी चीज़ें आएगी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन में कौन कौन आएगा, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद, या निम्न बोले ग्राम पंचायत इसमें किस शासन व्यवस्था में अंतर्गत आएगा, तो स्थानीय स्वशासन के रूप में आएगा, राज्य या प्रांतीय सरकार में राज्य सरकार आएगा, और केंद्र सरकार में पूरा देश आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद खत्म पे है, क्या बच गया, 5, 10, 22, चलो टाइम खत्म पर है। उधर 72 वितरण में है और 36 वितरण, दोनों में अंतर बोला गया है। तो बोला गया इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्च स्तर तथा निम्न स्तर के सरकारें होती है। इसमें निम्न स्तर अंग उच्च स्तर तथा अंग के अधीन काम करते हैं। अब सिंपल है कि जो हायर पोस्ट पे है और एक लोअर पोस्ट पे, तो लोअर पोस्ट हायर पोस्ट के अंदर में काम करेगा, ठीक है। और उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारें होती हैं, और यहाँ पर क्या होगा, उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारें होती है, मतलब ओवर दोनों में क्या बोला, क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण में और क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण में अंतर कीजिए, तो ऊर्ध्वाधर वितरण एक अलग टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर में केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय सरकार की सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्च स्तर निम्न स्तर की सरकारें होती है, और इसमें निम्न स्तर अंग और उच्च स्तर अंग के अधीन काम करते हैं। ये ऊर्ध्वाधर का है, और क्षैतिज वाला का है आगे की ओर। क्षैतिज में बोला गया इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती है। वहाँ पर क्या था, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार मिलकर काम करती थी। यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है काम। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रखकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जो जिस स्तर पर है उसी स्तर, मतलब कि जो जिस पोस्ट पर है उसका अपना क्षेत्र, उसका काम बांटा हुआ, दूसरे में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। यानी कि अगर बोला जाए तो हमारे क्षेत्र में कौन है, तो गांव का अगर थाना है तो थाना में सिपाही पे क्या कहते हैं, हक कौन जमाएगा, दरोगा।
दरोगा के ऊपर कौन आया? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर डीएसपी, डीएसपी के ऊपर एसपी, एसपी के ऊपर कमिश्नर। इस एक स्तर से दूसरे स्तर पर बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, एक दूसरे पर कंट्रोल, जिससे कि किसी को घबरा, अगर आप केस ले देने जाते हैं किसी थाना में, अगर नहीं ले रहा है तो खाली बस उसका प्रूफ रखिए और उसके बाद अगला अफसर के पास चले जाइए। केकरा केकरा घूस देगा? एक आदमी को मान लेते हैं थाना में घूस दे दिया 50,000, ना केस लिया, डीएसपी के पास चले जाएंगे, वहाँ दे देगा 1 लाख रुपया घूस, एसपी के पास चले जाएंगे, केकरा केकरा घूस देगा? अंत में थक के उसको केस लेना पड़ेगा। लड़ सकते हो तो हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखते देखते हमने आज एक पूरे चैप्टर का एक बार में क्या कहते हैं खात्मा किया। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको क्या करेंगे, लिखवा देंगे तो हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्लासेस से पूछिएगा, उसको हम बताते चलेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।